बिग बॉस ने अश्नीर को बुलाया ही इसलिए था ताकि उनकी ट्रोलिंग से उनकी टीआरपी बढ़ सके। ये सब ऑलरेडी प्लान था। ये सेटअप था पूरा अश्नीर को वहाँ पे बुलाना ही बेइज्जती करने के लिए। देखो बिग बॉस के आगे कोई नहीं पहुंच सकता भाई टीआरपी के लिए। वो बहुत दिमाग चलता है उनका भाई, अलग लेवल दिमाग। और इस चीज से उनका सोशल मीडिया करियर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। यहाँ से रिकवर करना अब काफी मुश्किल है। अब ये सारी चीजें मैं किस बेसिस पे बोल रहा हूँ ये मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। दूर से देखने में लगता है कि जो अभी अश्नीर की ट्रोलिंग हो रही है उसका रीजन है सलमान खान, विच इज ट्रू, बट जो एक्चुअल रीजन है वो है अश्नीर का बिहेवियर। क्योंकि जो स्टेटमेंट इन्होंने सलमान खान को लेकर दी थी वही सेम चीज इन्होंने विराट कोहली के केस में भी करी थी। मल्टीपल कॉन्ट्रोवर्सीज, लीगल केसेस, इवन फ्रॉड केस में भी इनकी इन्वॉल्वमेंट रह चुकी है। और इतनी सारी जो इनकी कॉन्ट्रोवर्सीज है उसका एक ही रीजन था, इनका फेमस होना। तो पहले हम ये देखते हैं कि अश्नीर फेमस हुए कैसे। 3 बिलियन की कंपनी बनाई है, हिसाब लगा ले 20,000 करोड़ रुपए बनते हैं, दिन का 20 करोड़ रुपए का धंधा बनाता हूँ मैं, वैल्यू, ठीक है। ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ अब। देखो अश्नीर ग्रोवर एक IITian है। उन्होंने अमेरिकन एक्सप्रेस में काम करा है, फिर ग्रोफर्स ज्वाइन करा एंड देन PC ज्वेलर्स एंड फाइनली 2 IITian के साथ मिलकर उन्होंने भारत पे की शुरुआत करी। और भारत पे उनके सक्सेसफुल होने से लेकर डाउनफॉल तक का रीजन है। सक्सेसफुल होने का इसलिए क्योंकि भारत पे ने एक्चुअल में मार्केट में काफी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करी है। लाइक जियो आने के बाद सारी चीजें डिजिटली होने लग गई थी, इवन पेमेंट्स भी। बट दिक्कत ये थी कि मान लो तुम पेटीएम यूजर हो और तुम किसी शॉपकीपर के पास जाते हो, वहाँ पे गूगल पे का स्कैनर लगा हुआ है, तो तुम वहाँ पे पेमेंट नहीं कर पाओगे क्योंकि उसके लिए तुम्हारे पास गूगल पे का अकाउंट होना चाहिए। तो उससे प्रॉब्लम ये थी कि ना तो कस्टमर को उसका प्रोडक्ट मिल रहा है, ना शॉपकीपर की इनकम हो पा रही है। अब उस टाइम मार्केट में कुछ ऐसी कंपनीज भी थी जो ऑल इन वन स्कैनर प्रोवाइड करती थी। कोई भी पेमेंट ऐप चला रहे हो तुम इजिली स्कैन करके पेमेंट कर सकते हो। बट यहाँ पे भी प्रॉब्लम ये थी कि वो अपने चार्जेस भी काटते थे। लाइक तुमने अगर 10 रुपए का सामान लिया तो शॉपकीपर के पास सिर्फ 7 रुपए आएंगे, 3 रुपए वो कंपनी चार्जेस काट लेगी। तो उस प्रोडक्ट से फिर वो शॉपकीपर कमाएगा क्या? तो इन्हीं सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करा भारत पे ने। उन्होंने एक ऐसा ऑल इन वन स्कैनर बनाया कि तुम कोई भी पेमेंट ऐप चला रहे हो तुम इजिली पेमेंट कर सकते हो और उसमें कोई भी चार्जेस नहीं कटेंगे, सारी चीजें फ्री थी। इससे कस्टमर की भी हेल्प हुई और शॉपकीपर की भी हेल्प हुई। बट अगर सारी चीजें फ्री थी तो भारत पे पैसा कैसे कमा रही थी? तो उन्होंने पैसे कमाने के साथ साथ शॉपकीपर वालों की एक और प्रॉब्लम सॉल्व यहाँ पे करी, क्योंकि शॉपकीपर्स को शॉर्ट टर्म लोन्स की भी काफी जरूरत पड़ती है। अब बैंक वगैरह में जाएंगे तो कोलेटरल, काफी सारी डॉक्यूमेंटेशन, ये सारी चीजें लगेगी और प्रोसेस भी काफी लंबा होता है। तो भारत में शॉपकीपर्स को विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन लोन में लेना शुरू कर दिया, जिसमें वो पैसा भी शॉपकीपर को एक साथ नहीं लेना। उनके पास जो भी डेली पेमेंट आती रहेगी उसमें से कुछ % भारत पे अपना काटती रहेगी। तो ऐसे शॉपकीपर को भी नहीं पता चलेगा कि कब उनका लोन खत्म हो गया और भारत पे वालों को भी उनका पूरा पैसा मिल जाएगा। तो इन्हीं सारे प्रोसेस से उन्होंने काफी सारी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करी और पैसा भी कमाया। और यही रीजन था कि हर शॉपकीपर फिर भारत पे को यूज करने लग गया और रातों रात ये कंपनी काफी ज्यादा पॉपुलर हो गई। एंड देन उसी के बाद दिसंबर 2021 में शार्क टैंक शुरू होता है, जिसमें अश्नीर ग्रोवर को ऐसा शार्क बुलाया जाता है। मैं भारत पे का को फाउंडर हूँ और मैं शार्क टैंक में इस साल शार्क। अब पैसा तो उनके पास आ गया था लेकिन फेम उन्हें मिला शार्क टैंक से, और उसका सिंपल सा रीजन था, सीधी बात, नो बकवास वाला उनका बिहेवियर। 3 बिलियन की कंपनी बनाई है, हिसाब लगा ले 20,000 करोड़ रुपए बनते हैं, दिन का 20 करोड़ रुपए का धंधा बनाता हूँ मैं, वैल्यू, ठीक है। प्लस उनके उस बिहेवियर से शो से बिजनेस के नॉलेज के साथ साथ एंटरटेनमेंट भी मिलने लग गया। क्योंकि अगर नेशनल टीवी में सामने वाले की धज्जियां उड़ाई जाएगी तो एज अ थर्ड पर्सन मैं तो पॉपकॉर्न लेके बैठूंगा ही ना। इसी रीजन से लोगों को अश्नीर ग्रोवर काफी पसंद आने लगा। इवन उस टाइम में शार्क टैंक देखता भी नहीं था, मुझे शार्क्स के नाम भी नहीं पता थे, लेकिन फिर भी मैं अश्नीर ग्रोवर को जानता था। अब यहाँ से फेमस तो हो गए थे लेकिन यहीं से फिर उनका डाउनफॉल शुरू होता है। जैसा मैंने तुम्हें बताया कि दिसंबर 2021 से शार्क टैंक शुरू होता है, बट अक्टूबर 2021 में अश्नीर ग्रोवर और कोटक बैंक के एक एम्प्लॉय के साथ उनकी एक कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी, जिसमें बेसिकली अश्नीर को नायका के IPO में इन्वेस्ट करने के लिए लोन चाहिए था। बट कोटक बैंक से वो लोन पास होने में कुछ प्रॉब्लम आई और उसी रीजन से अश्नीर और उनके एक एम्प्लॉय के साथ उनकी कॉल पे फाइट हो जाती है, जिसमें अश्नीर उन्हें काफी गालियां वगैरह देते हैं एंड ये पूरी कॉल रिकॉर्ड हो जाती है। अब ये रिकॉर्डिंग उस टाइम लीक नहीं होती, लेकिन जब अश्नीर फेमस हो जाते हैं उसके बाद जैन 2022 में ये लीक होती है। Please, sir, please calm down. Honestly saying, sir, जिसके बाद लोगों का अश्नीर को लेके परसेप्शन ही चेंज हो जाता है। अब तक जिसे वो एकदम सेंसिबल इंसान, एकदम बिजनेस की नॉलेज रखने वाला, सीधी बात नो बकवास वाला बंदा समझ रहे थे, अब उन्हें पता चला कि ये बंदा तो मारने की धमकी दे रहा है, गालियां वगैरह दे रहा है, ये कैसा इंसान है। इसी रीजन से अश्नीर को काफी सारा क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ा एंड हेट भी काफी आया एंड उसके 2 हफ्ते बाद वो फिर वेकेशन पे भी चले जाते हैं। बट यही एक कॉल रिकॉर्डिंग उनके करियर में एक ड्रास्टिक चेंज लाने वाली थी, क्योंकि इस रिकॉर्डिंग के बाद इकोनॉमिक ऑफेंस विंग एक ऐसी यूनिट है जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड वगैरह में जो भी क्राइम वगैरह हो रहे होते हैं उनको इन्वेस्टिगेट करती है। तो बस फिर EOC ने भारत पे भी इन्वेस्टिगेशन करी एंड उन्हें पता चला कि यहाँ तो बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है। तो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बेसिकली अश्नीर ग्रोवर कंपनी के को-फाउंडर थे एंड उनकी वाइफ माधुरी ग्रोवर वो कंपनी के हेड ऑफ कंट्रोल थी और इन दोनों ने मिलकर फ्रॉड करा।
बेसिकली उन्होंने शेल कंपनीज, वो कंपनी जो सिर्फ पेपर में होती है, रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती, उनके नाम से फ्रॉड करा। मतलब डॉक्यूमेंटेशन में तो है कि इस कंपनी के पास इतना पैसा गया, बट एक्चुअल में तो वो कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो वो पैसा गया कहाँ? जितने भी मिसलीनियस एक्सपेंसेस होते हैं, मतलब वो छोटे मोटे खर्चे जो होते हैं कंपनी के, वो नॉर्मल कंपनी के 1% होते हैं, बट भारत पे के उस टाइम 62% थे। तो इतना पैसा एक्चुअल में जा कहाँ रहा था? तो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो एक्चुअल कंक्लूजन आया वो ये था कि 81 करोड़ का फ्रॉड हुआ है। एंड उसी के बाद अशनीर और उनकी वाइफ को कंपनी से भी निकाल दिया था। तो जो कंपनी उनका एक सक्सेसफुल का रीजन थी, उसी में उनका डाउनफॉल होना शुरू हुआ, क्योंकि जब इतने सारे एलिगेशन ऑलरेडी लगते हुए आ रहे हैं तो ऑब्वियसली उनकी इमेज कोई अच्छी नहीं बची रही। अब तक हेट वगैरह मिलना उनको शुरू हो चुका था। उसके बाद वो रोडीज में भी जाते हैं, जो कि ऑडियंस को नहीं पसंद आता। सिंपल चीज बता, सिंपल सी बात ये थी कि पहले मेरे को 2 बार चीट कर चुकी थी बंदी, ठीक है, मैंने पूछने तो दे पहले। पूछने दे क्या। क्योंकि वो बंदा जो एक बिजनेस शो का जज था, आज वो रोडीज का जज है। तो लोगों ने यहाँ पे क्रिटिसाइज करा और उन्हें वो पसंद नहीं आया। फिर आशीष सोलंकी वाली भी कंट्रोवर्सी होती है। तो आशीष सोलंकी बेसिकली एक स्टैंड अप कॉमेडियन है। उन्होंने एक द प्रीटी रोस्ट शो करके शो बनाया था, जिसमें एक पैनल होता था और एक जज आते थे और मिलके वो रोस्ट वगैरह करते थे। तो ऐसे उन्होंने उस शो के लिए अशनीर को भी बुलाया, बट अशनीर उन जोक्स को जोक्स की तरह ले ही नहीं पाए। उन्होंने सीधा आशीष को बोल दिया था कि ये एपिसोड पब्लिक नहीं होना चाहिए, मेरा बात ट्रिम होना चाहिए, वरना मैं लीगल केस कर दूंगा। दोस्तों, अपना शो बनाने के बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, मुझे अभी भी पता चला। और पता ये चला कि ये जो हमने एपिसोड शूट किया था, इसके बाद हमें हमारे गेस्ट ने बताया कि ये वाले जोक्स वो बिल्कुल नहीं झेल पाए हैं। तो अब हमें बहुत सैडली उनका पूरा पार्ट काटना पड़ेगा और आप केवल वो वाला हिस्सा देख लीजिए, एंजॉय कर लीजिए, जिसमें हमने कॉमिक्स ने एक दूसरे पे जोक्स मारे हैं। और क्योंकि हम लोग तो जोक झेल लेते हैं, जिसमें आशीष सोलंकी को वो पार्ट ट्रिम करना पड़ा, क्योंकि उनका कहना था कि मेरे पास लीगल बैटल लड़ने के पैसे नहीं है, क्योंकि सारे पैसे शो में लग गए हैं। बट ये चीज लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं है और उसका रीजन है ये बंदा। मैं तुम्हें लिख के देता हूँ, आज के टाइम ये बंदा सबसे ज्यादा खुश होगा। तुमने अगर इसके वाला एपिसोड देखा तो तुम्हें ये चीज समझ आएगी। ये जो प्रोडक्ट है ना, मतलब इससे वाहियात प्रोडक्ट मैंने जिंदगी में ना देखा है, ना मैं देखना चाहता हूँ। मेरे को भगवान उठा ले, इतना गंदा प्रोडक्ट है ये। इसके बाद मैं कुछ नहीं देखना चाहता लाइफ में। भाई लेजेंड इसके बिजनेस से लेकर इसको इतना गंदा रोस्ट करा था अशनीर ने कि अगले 2 साल तक भी जो इस बंदे की कंपनीज की वीडियोस थी यूट्यूब पे, उनमें से ट्रोल किया जा रहा था। अब वो बंदा जिसने सामने वाले को इतनी गंदी तरह रोस्ट करा हो, जब उस पर खुद पे रोस्ट हुआ तो वो उसे मजाक की तरह क्यों नहीं ले पाया? तो इन्हीं रीजन के चक्कर में अशनीर को लोगों ने काफी सारा हिट करा। देन जैसे उन्होंने सलमान खान को लेकर स्टेटमेंट दी थी, वैसे ही टाइम में उन्होंने विराट कोहली को लेकर भी स्टेटमेंट दी थी। तो फिर मैंने बोला चल विराट कोहली को ले लेते हैं। उसने एक अमाउंट बोली, एक्स अमाउंट, अभी बोलूंगा नहीं, वो विराट कोहली बुरा मान जाएगा। फिर बोलता है कि आप अनुष्का को भी साथ में ले लो। मैंने बोला मैंने कौन से माने वर के लहंगे पहनाने। और फिर मैंने बोला नहीं यार कुछ और प्लेयर बता। तो बोलते हैं उसके बाद सर किसी की औकात ही नहीं। मैं बोला किसी की औकात नहीं है? कह रहा हाँ जी किसी की औकात नहीं है। मैंने बोला एक काम कर, जितना तू मेरे को कोहली बेच रहा था ना, उसको डिवाइड बाय 2 कर, इस नंबर पे मेरे को 11 बाकी प्लेयर ला दे। अब देखो यहाँ पे उन्होंने कुछ ऐसा गलत नहीं बोला, बट द प्रॉब्लम इज उनका एटीट्यूड। मतलब समझ रहे हो, सलमान खान वाले केस में भी उन्होंने एक्चुअल में सलमान खान को प्रेज भी करा था, बट दिक्कत ये थी जिस तरीके से उन्होंने उस चीज को पोर्ट्रे करके बताया, वहां पे वो एटीट्यूड लोगों को पसंद नहीं आया। इसलिए जब विराट कोहली के बारे में बोला था तो ऑब्वियसली वहां से तो हिट आएगा ही आएगा। तो वहां पे भी काफी हिट मिला, सलमान खान वाले केस में भी, और ये क्लिप भी उस टाइम काफी वायरल हुई थी। एंड अब फाइनली ये लेटेस्ट वाला इंसिडेंट, जिससे रिकवर करना काफी मुश्किल है, क्योंकि अब तक जितनी भी चीजें मैंने तुम्हें बताई, इन चीजों से अशनीर को लेकर लोगों के अंदर एक थोड़ा बहुत हेट था। काफी लोगों को अशनीर का एटीट्यूड पसंद नहीं आता था, और जब ये पता चला कि भाई ये बंदा अपने ऊपर ही जोक्स नहीं ले पाया, उसके बाद से तो और ज्यादा हिट मिला। तो अब अशनीर का जब पर्सोना ही एकदम एटीट्यूड वाला बन चुका था, वो बंदा जो किसी के सामने झुकता नहीं है, किसी को कुछ भी बोल देता है, एकदम एटीट्यूड में रहता है, अब उसी आइडेंटिटी का एकदम अपोजिट नेशनल टीवी पे हो जाए। जिस हिसाब से अब आप बात कर रहे हैं, वो जो मैंने आपको वीडियो देखा है, ये आपका एटीट्यूड वो वहाँ पर नहीं था। तो लोग हमें ट्रोल करेंगे ही। अभी अशनीर की वो हालत हो गई है कि उन्हें कमेंट तक डिसेबल करने पड़ गए हैं। एंड ये सारी चीजें बिग बॉस को ऑलरेडी पता था कि अगर अभी हम अशनीर को बुलाएंगे तो उनकी ट्रोलिंग होगी। वरना तुम मुझे बताओ कि वो अशनीर को बुलाते क्यों? देखो 2 ही केसेस में तुम्हें बुलाएंगे, या तो करंट टाइम में तुम्हारी एकदम तगड़ी हाइप चल रही हो, जैसे अभी उन्होंने डॉली चाय वाले को भी बुलाया, वरना या तो तुम्हारा जोकर बनाना हो। अब करंट टाइम में अशनीर की कोई हाइप तो है नहीं, ना ही भी उन्होंने कुछ ऐसा करा जिससे वो वायरल हो रहे हो, कोई लेना देना नहीं था उनका दूर दूर तक कभी कहीं भी, ना ही वो मुझे कभी फीड में दिखते थे आजकल। बट अचानक से बिग बॉस ने अशनीर को बुलाया, तो उसका सिंपल सा रीजन है कि उन्हें पता था कि चीजें कैसे काम करती है। वरना जो अशनीर ने सलमान खान को लेके गई थी, वो 2-3 साल पुरानी बात है। तो ऑब्वियसली भी वो निकाल कर सलमान खान को दिखाई, उसके बाद सलमान खान गुस्सा वगैरह भी हुए होंगे शायद, और उसके बेसिस पे जो भी सलमान खान ने सोचा वो अशनीर को बोल दिया। अब पहली बात तो देखो, अशनीर को वहां पे जाना ही नहीं चाहिए था। आई गेस कि वो भूल गए होंगे कि उन्होंने ये सब भी बोला हुआ है पहले। एंड दूसरी चीज, इससे रिकवर करना काफी मुश्किल है, क्योंकि एक बार अगर तुम्हारे इतने बड़े लेवल पर ट्रोलिंग होना शुरू हो जाए तो तुम्हारी ब्रांडिंग
एंडिंग में फिर वैसी बन जाती है, लोग इतनी जल्दी भूलते नहीं है। इसका प्राइम एग्जांपल भी तुम्हारे सामने है, UK07 राइडर। 1 साल हो गया जब जोकर का टैग लगा था, आज भी उनके कमेंट में तुम्हें जोकर का कमेंट दिख जाएगा। अब जो असनीर के सोशल मीडिया में एकदम से इमेज चेंज हो चुकी है, ये तब तक नहीं बदल सकती जब तक एक और बार कुछ बड़ा ड्रास्टिक चेंज ना आ जाए इन अ पॉजिटिव वे।